हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आप जानते हैं, इससे पहले आपने जो आपकी पिछली कक्षाएं थीं उसमें आपने पढ़ा भाषा, बोली, वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार पढ़ा आपने ना। आज आपको हम समझाते हैं कि व्याकरण है क्या। समझाते नहीं हैं, दोहराते हैं, क्योंकि आप इस जो ये आपका पाठ है इसको आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए समझाना शुरू करते हैं आपको। पाठ है आपका व्याकरण अर्थात ग्रामर। अब प्रश्न संख्या 4 ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब पता है आपको क्या है? आपके जो परीक्षा में जो प्रश्न पत्र प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आपके व्याकरण पर ही आधारित होता है और ये लगभग 8 मार्क्स का होता है। ठीक, तो आइए समझाते हैं आपको व्याकरण क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, व्याकरण का अर्थ ही होता है, व्याकरण शब्द लिया गया है वैयाकरण। वैयाकरण का अर्थ ही होता है शुद्धता या शुद्धतम रूप। अर्थात व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है। अब बात करते हैं व्याकरण के विभाग। मैंने जब पाठ को शुरू करना आरंभ किया ना, तो मैंने आपके सामने इन तीनों बातों का नाम लिया था। तो व्याकरण के विभाग कितने हैं? तो व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग माने जाते हैं। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक, अब सबसे पहले हम आपको समझाते हैं वर्ण विचार कि वर्ण है क्या। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण एज लाइक कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी इमारत है, उसमें लगी हुई एक एक ब्रिक, ठीक, वो बिल्कुल भाषा में वही रूप वर्ण का है, क्योंकि वर्णों के संयोग से बनते हैं शब्द, शब्दों के संयोग से बनते हैं वाक्य और वाक्यों के संयोग से बनती है भाषा। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। ठीक, तो वर्ण विचार। इस विभाग में वर्ण यानी उनके आकार, लिखने की विधि, भेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में क्या होता है? इस विभाग में शब्दों के भेद, उनकी व्युत्पत्ति, उनके मेल तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। अब वाक्य विचार क्या है? इस विभाग में वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्यों तथा उपवाक्यों के परस्पर संबंध तथा वाक्य विग्रह, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपकी शुरुआत ही वर्ण से की थी कि वर्ण क्या है। तो वर्ण वे जिनके वह भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अ एक वो वर्ण है जिसका उच्चारण आप किसी भी वर्ण में आ के उच्चारण के बिना आप किसी भी शब्द को, किसी भी अक्षर को बोल ही नहीं सकते, किसी भी वर्ण को बोल ही नहीं सकते। तो अ, क, ज, त, म, न, इनके नीचे हलंत क्यों लगा है आप बता सकते हो? इनके नीचे हलंत इसलिए लगा है क्योंकि इसमें अ मिश्रित नहीं है। जब तक आ मिश्रित, जैसे ये लिखा है का, तो ये का ये पूर्ण वर्ण हो गया, का ये वर्ण हो गया, लेकिन ये अक्षर है। अक्षर का मतलब क्या है? ये अपूर्ण है। अपूर्ण कैसे? जब हम का लिखते हैं तो इसमें माने आ मिश्रित है, लेकिन अगर मैंने लिखा क तो इसमें आ मिश्रित नहीं है। ये आधे वर्ण का द्योतक है, आधे वर्ण का ये प्रतिपाद्य है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ण ध्वनियों के उच्चारित तथा लिखित दोनों रूपों प्रतीक हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, व्यवस्थित क्यों कहा? आप का के बाद में पा नहीं लगा सकते, पा के बाद आप मा नहीं लगा सकते।
तो ये क्रमबद्ध का मतलब होता है, देखिए आपको समझा दे वर्णमाला। देखिए एक बात आप ये मत सोचिएगा कि वर्णमाला ये वो वर्णमाला जिसको हम लोगों ने सबसे पहले जब पेंसिल पकड़ना सीखा था तब वर्णमाला सीखी थी। नहीं, वर्णमाला ही वो है जिसमें हिंदी की पूरी व्याकरण छिपी है। आइए बताते हैं कैसे। बड़े गूढ़ रहस्य हैं इस आपकी वर्णमाला में। सबसे पहली बात तो हम करते हैं इन स्वरों की। स्वर क्या हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंगाहा नहीं कहा गया, ठीक। अंग और आहा दोनों न स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। वे सदैव अनुस्वार में या अयोग वाह उनको कहते हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको सबसे पहले हम बताते हैं। तो आप समझ गए। आ का उच्चारण ना हम आ का प्रयोग लिखने में करते हैं, ना ही हम आ का उच्चारण करते हैं। हम इसका प्रयोग सदैव इन जितने अक्षर हैं, जितने ये अक्षर हैं, उनके संयोजन के लिए, वर्ण बनाने के लिए आ का प्रयोग करते हैं। माने इनमें आ की ध्वनि जुड़ी होती है। आप बोल के देखिए, बोलिए का, पा, सब में आ निकल रहा है। ऐसे कोई वर्ण नहीं का से लेकर ज्ञा तक जिसमें आ का उच्चारण ना होता हो। अब बात आती है स्वरों की। तो ये जो लिखा हुआ है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, तो ये क्या है? इनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, माने जिनके उच्चारण में बहुत कम समय खर्च होता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय अधिक लगता है। एक स्वर और होता है, उसको कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। आपने पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। प्लुत स्वर में क्या होता है? जब जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लगता है तो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। अब प्लुत स्वर का प्रयोग कब होता है? तो एक तो आपको स्पष्ट उदाहरण है आपके सामने, जिसको कहते हैं ओम। ओम का उच्चारण में 3 ध्वनियाँ निकलती हैं, आ, उ, मा। तो ये क्या हुआ? ओम अर्थात ये प्लुत स्वर हुआ। दूसरा, जब आप किसी को पुकारते हो, किसी का नाम लेकर बुलाते हो, आप बुलाओगे विनीता, तो विनीता बोलने में आ लंबा हो गया ना, तो ये क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। आप सौरभ बुलाओगे, सौरभ, तो सौरभ आपने क्या किया? आ को घसीटा ना, आ को आपने लंबा खींचा, तो ये प्लुत स्वर हो गया। अर्थात जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसमें हम प्लुत स्वर का ही प्रयोग करते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट, अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बताते हैं आपको व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन आप समझ गए होंगे, इतनी देर आपको बता रहे हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है। तो व्यंजन के उच्चारण में स्वरों का सहयोग होता है। व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग सदैव मात्राओं के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? मात्राओं के रूप में। कैसे? आप मात्रा जो लगाते हो, आ की लगाते हो, ई की लगाते हो, उ की लगाते हो, ए की लगाते हो, ऐ की लगाते हो, ओ की लगाते हो, औ की लगाते हो, कभी का की मात्रा नहीं होती, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि स्वरों के साथ, व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग सदैव मात्राओं के रूप में होता है। अब बात करते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसका क्या मतलब है? तो का वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। ये क्या हुए? इनको का वर्ग कहा जाता है। चा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, उसी के नाम से वर्गों को पहचाना जाता है, ठीक। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 ही वर्ग होते हैं और 5 ही वर्ण होते हैं। तो 5 × 5 = 25। इट मीन्स कि ये 25 होते हैं, टोटल 25 हैं। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। कैसे? इस पर अभी मैंने आपको बताया था, स्वर बताया,
फिर मैंने आपको अयोगवाह बताया, अब आपको फिर वर्ग बताया, उसके बाद आपको ये बताया कि इनको हम कहते क्या हैं, तो इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो मुख के विभिन्न भागों को छू करके ध्वनि निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है अंतःस्था क्या है, तो अंतःस्था य र ल व। जब य र ल व का उच्चारण आप करते हो तो आपकी जीभ नीचे की ओर झुक जाती है, अर्थात ये तालव्य है, इनको हम तालु से बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है, जिनके उच्चारण में गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, स, स, ह। इनको आप बोल के देखिए। इसके बाद है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या होता है, संयुक्त ये रहा। हाँ, तो देखिए संयुक्ताक्षर में क्या है कि दो व्यंजनों के मेल से बने हुए 4 संयुक्ताक्षर हैं, वे हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो छा बनाने के लिए का और श लगता है, त्रा बनाने के लिए ता और रा लगता है, ज्ञा बनाने के लिए जा और इया लगता है, और शा और रा बनाने के लिए श्रा लगता है। इज दैट क्लियर? तो आप इतना समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अनुस्वार और आहा, विसर्ग, अयोगवाह, जिनको मैंने आपको पहले ही सबसे पहले बताया था, तो इनका जब हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में लिखने में तो सदैव अंग इसके अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या है, अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार में हमारे मुख नाक से ध्वनि निकलती है और अनुनासिक में मुख और नाक दोनों को प्रयोग करते हुए ध्वनि निकलती है, इसलिए उसे अनुनासिक कहते हैं। चलिए, अब आपको मैंने स्वर भी आपको बता दिया, आपको स्वरों के भेद भी मैंने समझा दिए और व्यंजन भी मैंने समझा दिए। ठीक, स्पर्श व्यंजन देखिए आपके सामने सब लिखा है, जो मैंने पीछे बताया आपको वो आपके पास सब लिखा है कि 25 वर्ण हैं जिनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इनके 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में विभक्ति के अंतःस्था क्या है, यारा, लावा, शा, इन्हें अंतःस्था कहते हैं। ऊष्म व्यंजन शा, सा, सा, हा, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण से श्वास की प्रबलता कारण एक प्रकार की गर्मी, मैंने बोला ना ये गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इन 33 व्यंजनों के अतिरिक्त ढ, ढ और 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्रा भी है, जब दो व्यंजनों के मेल से मिलकर बनते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका ये वर्ण विचार पूरा होता है। अब हम चलते हैं शब्द विचार में कि शब्द विचार में क्या करते हैं। देखिए, तीनों विचार आपको हम समझाएंगे, तो आपको मैंने पहला समझा दिया वर्ण विचार। अब चलते हैं शब्द विचार की ओर। शब्द विचार में क्या है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अच्छा, इन्होंने सार्थक क्यों कहा? सार्थक इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आप लिखते हो ग म ला, गमला, तो आपके मस्तिष्क में स्वतः ही ये आ जाता है जिसमें कि पुष्प लगाए जाते हैं, अपने आप दिमाग में आ जाता है कि ये तो वही गमला है। ठीक। अच्छा, अगर इसको हम लिखें म ग ला, तो आपके मस्तिष्क में कोई भी चित्र नहीं आता। ठीक, तो ये आपको मैंने पक्का उदाहरण बताया जिससे आप ये समझ सको कि शब्द सार्थक क्यों लिखा है। सार्थक समूह का मतलब क्या है? सार्थक का मतलब जब आप किसी शब्द को जब स्पष्ट रूप में बोलते हो तो आपके मस्तिष्क में एक चित्र अंकित होता चला जाता है, इसलिए वो सार्थक है। और निरर्थक कब है? जब आपके बोलने में, आपके विचारों में, आपके मस्तिष्क में कोई भी चित्र अंकित ना होता हो। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वर्णों के सार्थक प्रयोग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में लिखा है भ, ओ, ज, अ, न, आ, भोजन। अरे इतना लंबा, आप सोच रहे होंगे ना, इतना लंबा ये लिखा हुआ है, शब्द सिर्फ छोटा सा भोजन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आ व्यंजन मिश्रित है। तो यहाँ लिखा भा में ओ की मात्रा लगी इसलिए ओ, जा में कोई मात्रा नहीं लगी लेकिन आ, ना में कोई भी मात्रा नहीं लगी लेकिन यहाँ पर भी आ, इसलिए ये आपको इतना लंबा दिखाई दे रहा। तो ये क्या हो गया? भोजन। तो समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शब्दों के भेद की, कि शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं।
तो देखिए, शब्दों की रचना मुख्य रूप से दो प्रकार से हुई। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्द क्या है? जिनसे किसी जैसे अभी आपने ऊपर देखा ना कि किस तरह से सार्थक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में चित्र कैसे अंकित होता है, ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है। जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो वे सार्थक कहलाते हैं। जैसे भागना, मेज, रोटी, पानी, खाना, बोला ना। अब इसके बाद निरर्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो। कैसे? जैसे मैंने भी बोला रोटी। रोटी, आप किसी से भी बात करते हो तो क्या कहते हैं? रोटी वोटी खा ली? तो रोटी तो ठीक है, रोटी क्या है? पानी वानी पिलाया? कोई मेहमान आता है तो आपके ही घर के बड़े पूछते हैं, अरे भाई पानी वानी पिलाया? तो पानी तो सब जानते हैं, लेकिन वानी क्या है? तो ये है निरर्थक। मतलब सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द स्वतः ही आते हैं और इनका प्रयोग भी बड़ा बखूबी हम लोग करते हैं। तो सार्थक शब्द वो हैं जिनका कोई अर्थ निश्चित हो। अब निरर्थक क्या है? जिनका कोई अर्थ ही ना हो, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चर, चूं, खटर, इनके शब्द के ना कोई रूप है, ना ही इनका कोई आकार है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी बनावट के आधार पर बताते हैं। तो रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ का मतलब ही होता है जड़, रूट्स। क्या मतलब होता है? जड़। तो जिन शब्दों के खंड ना किए जा सकें, यदि खंड भी कर दिए जाएं तो उनका कोई अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आज, आज शब्द के आप क्या खंड कर देंगे? कल, अभी, इधर। ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमने पहले भी ऐसे ही किया है और आज भी कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे घोड़ा, मोर, काला, इन शब्दों के खंडन करिए तो घोड़ा, मोर, काला, इनका कोई अलग, इनका कोई अर्थ नहीं निकलना। ना घो का अर्थ निकलना, ना ड़ा का निकलना, ना मो का निकलना, ना रा का निकलना। कहने मतलब इनका अगर खंड एक तो होते ही नहीं, अगर इनके खंड आप कर भी दो तो निरर्थक हो जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है यौगिक। यौगिक शब्द क्या? यौगिक तो आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि जब दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से जो बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला। पाठशाला में क्या है? पाठ प्लस शाला। शाला माने घर, पाठ माने पाठ। देवालय, देव माने देवता, आलय माने घर। तो देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो, दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द, जैसे रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ठीक। ऐसे जितने भी शब्द हैं, विद्यालय, देवालय, जितने भी ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के रूप में, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा कि जहाँ पर यौगिक का मतलब ही होता है योग माने जोड़, जहाँ पर दो शब्द आपस में जुड़े हों। अच्छा, योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे एक रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज। पंकज किसी का नाम भी हो सकता है। और पंकज कमल को भी कहते हैं। कमल को क्यों कहते हैं? क्योंकि पंक माने होता है कीचड़, अज माने होता है गोद, माने जो कीचड़ की गोद में हो वो है कमल, ठीक। तो साधारण शब्दों जैसे लंबोदर। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उधर, लेकिन लंबा है उधर और हमारे अपने आप ही मस्तिष्क में चित्र बन जाता है श्री गणेश का। तो हम क्या कहते हैं कि वो लंबोदर, उनको कहा जाता है। तो जहाँ पर दो शब्द जुड़कर बने हों और उनका अर्थ कुछ और निकलता हो। अच्छा, अब स्रोत के आधार पर देखिए, ये शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। अब तत्सम शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई बच्चों, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है और आप बहुत गलत करते हो। सच बात है, कितना भी आपको समझाएं लेकिन आप तत्सम शब्द, तद्भव शब्द नहीं पहचानते। तो तत्सम शब्द आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिए कि जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में उनका रूप परिवर्तित नहीं किया गया है, उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक। जैसे सूर्य, ग्रह, आम्र, अग्नि, सर्प, ग्राम, घृत, दधि। तो ये शब्द क्या हैं? इनका संस्कृत में जैसा रूप है वैसा ही हिंदी में प्रयोग
किया जाता है। तद्भव क्या है? ये शब्द संस्कृत शब्दों के विकृत रूप हैं। ये इसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते। कहने का मतलब यह है, आप साधारण भाषा में समझिए कि जब बोल चाल के लिए शब्दों को सरल कर लिया गया तो उन्हें तद्भव शब्द कहा गया। अब जैसे अभी आपको बताया ना, सूर तो सूरज कर दिया, दुग्ध दूध कर दिया, अग्नि आग हो गया, सर्प सांप हो गया। तो जहाँ पर बोलचाल के लिए हिंदी भाषा के शब्दों को जो तत्सम से थे, संस्कृत भाषा से थे, उनको सरल रूप प्रदान किया गया, तो वे ही शब्द क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। तो इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देशी शब्द क्या है? आप भी सोच रहे होंगे देशी शब्द क्या कहीं किसी के घर में बनते हैं? नहीं, देशी शब्द जो हमारे अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, अपने आसपास की जो भाषा है, वो जो शब्द हम बोलते हैं उन्हें देशी या देशज शब्द कहा जाता है। इन वर्ग के संस्कृत शब्दों से कोई लेना देना नहीं होता। ये शब्द भारत की भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं में, जैसे आप लखनऊ में रहते हो तो आप खड़ी भाषा का प्रयोग करते हो, खड़ी बोली का प्रयोग करते हो। आप अयोध्या साइड, फैजाबाद साइड जाओगे कुछ और भाषा होगी, हरदोई साइड जाओगे कुछ और भाषा होगी, इधर रायबरेली इलाहाबाद साइड जाओगे तो कुछ और भाषा होगी, इधर उन्नाव कानपुर साइड जाओगे तो कुछ और भाषा होगी। तो जो ये विभिन्न प्रकार की बोलते सभी हिंदी हैं, लेकिन उनका रूप अलग अलग होता है, तो वो क्या हो गई? वो देशी भाषा हो गई। ठीक है, जैसे थाली, पगड़ी, खटिया, लुटिया, ये सारे शब्द क्या हो गए? ये देशी शब्द हो गए, देशज शब्द हो गए। अब विदेशी शब्द क्या है? आपको पता है हिंदी है, हिंदी में विदेशी शब्द, अरे आप दिन भर में कुछ नहीं तो अपनी भाषा का 50%, अपनी लैंग्वेज जो आप बोलते हो ना दिन भर में, उसमें 50% आप समझ लीजिए। बल्कि आजकल को जो हम लोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये मान के चलिए 75% आप दूसरी भाषाओं के शब्द प्रयोग करते हैं। इतनी हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम हिंदी बोल रहे हैं या किसी दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपने क्या कहा? मैं स्कूल कैसे जाता हूँ? साइकिल से जाता हूँ। साइकिल शब्द क्या है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पिताजी ने सुबह सुबह आँख खोली, बोले अखबार आया। अखबार शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में तो समाचार पत्र कहते हैं, साइकिल को पता है क्या कहते हैं? द्विपथगामिनी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा में जो विदेशी शब्द इतने घुल मिल गए हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम किसी अन्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें ही विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। कार, बैंक, औरत, कुली, स्टेशन, स्कूल आदि। अब प्रयोग के विचार में शब्द के मुख्य दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द क्या है? देखिए, विकारी शब्द जहाँ पर रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर प्रयोग बदल जाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि उनका प्रभाव पड़ता है, वे ही शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी क्या है? जिनका लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? जैसे लड़का, लड़के, मैं, मेरा, अच्छा, अच्छी, ये सब क्या है? विकारी शब्द। किसी का नाम ले लिया, संज्ञा शब्द हो गया। किसी चीज़ को बता दिया, वो उसका वस्तु का नाम हो गया। अब किसी स्थान को, मैं आगरा में रहने वाला हूँ तो आगरा का रहने वाला हूँ, तो आगरा क्या हो गया? स्थानवाचक हो गया। तो कहने मतलब जहाँ पर हम इन शब्दों का प्रयोग ऐसे नहीं करते, वे अविकारी में जाते हैं। जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो वे विकारी शब्दों में हो जाते हैं। अविकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात इनका रूप सदैव एक सा रहता है। जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, बिना, परंतु आदि। इन शब्दों का क्या है? इनका प्रयोग हमने पहले भी ऐसे ही किया है, आज भी ऐसे ही कर रहे हैं और अपने अंत तक ऐसे ही करते रहेंगे। ये अविकारी शब्द हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, किताब, फल, मिठास, सुंदरता आदि। सर्वनाम क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह, तू, कौन आदि। विशेषण जो, अब आपको बहुत सारी बातें मुझे दूसरी वीडियो में बतानी है। अब यहाँ पर हम विराम देते हैं। आगे आपको अगली दूसरी वीडियो में हम फिर मिलते हैं।
देखना मत भूलिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।